चले सर, लेट अस बिगिन आज की क्लास को। हमने कहा कि हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। और हमने कहा कंसोलिडेशन सोना मेथड पे थे हमने कहा था कंसोलिडेशन करते कब है, जब पेरेंट सब्सिडरी के पास होल्डिंग रखता हो 50% से ज्यादा सब्सिडरी में, या मेजोरिटी ऑन बीओडी हो। सही है, वो हमने पढ़ा था डायरेक्ट ओनरशिप 40 और 20 आपने एग्रीमेंट कर दिया। पॉइंट्स टू कंसिडर क्या पढ़े थे? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स एक सेपरेट अकाउंट्स है जो किसकी जिम्मेदारी है सर? जो कि पेरेंट की जिम्मेदारी, जो किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट की जिम्मेदारी है। पेरेंट उसको अलग से बताएगा। ठीक है सर। फिर हम मजीद आगे बढ़े थे, शदीद आगे बढ़े थे, और हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था एसेट्स होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कंसोलिडेशन में आपको कैपिटल को कहा गया होगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, मतलब आपको नेट एसेट्स कहेगा मैंने एक्वायर्ड किया, उसके बदले में आपको देगा कैपिटल। फिर आए थे हम गुडविल के ऊपर। गुडविल हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव है तो एसेट है, नेगेटिव है तो हमारी इनकम है। ठीक है। फिर हम आए थे सर, हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट और डिफरेंस वाले 3 कॉलम हम बनाते हैं, और उसी की मदद से हम जो है ना गुडविल भी निकालते हैं, एनसीआई भी निकालते हैं। एनसीआई क्या निकालते हैं कि अगर सर हमारे पास होल्डिंग है फॉर एग्जांपल 75% और जो 25% किसी और के पास है, उसको हम कहेंगे एनसीआई। फिर सर हम आ जाएंगे सीआरई के ऊपर। व्हाट इज सीआरई? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। अब ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग क्या होती है मेरा बच्चा? हमने कहा सर ये होती है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग हमारे पास जो कि पूरे ग्रुप की रिटेन अर्निंग है। फिर हमने गुडविल का क्वेश्चन किया था, हमने एंट्रीज देखी थी कि सर पेरेंट अपनी बुक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट करता है और अपने पास बैंक क्रेडिट करता है। सब्सिडरी कोई एंट्री नहीं बनाती, जबकि कंसोलिडेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं सर? हम जो है एंट्री बना रहे होते हैं और गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, नेट एसेट को और इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हमने सवालात देखे थे डिफरेंट तरह के। फिर हमने कहा था बेसिक्स, हमने देखा कि गुडविल को हमें सेपरेट शो करना है, सीआर और एनसीआई बीच में शो होंगे। सोना के अंदर सब्सिडरी के इक्विटी अकाउंट और वो तमाम एडजस्टमेंट आएंगे जिनका ताल्लुक सब्सिडरी के प्रॉफिट से था। फिर हमने कहा था रिपोर्टिंग डेट कॉलम जो होगा सोना का, वो हम कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई के लिए यूज करेंगे। फिर हमने कहा था कि सर एक्विजिशन डेट कॉलम हम गुडविल के लिए, और हमने डिफरेंस। फिर हमने एक सवाल किया था हमारे पास, और सवाल का नाम था हॉल। हॉल वाला सवाल भी मैं अपने पास खोल लेता हूँ मेरा बच्चा। ठीक है, हॉल वाला सवाल भी मैं अपने पास खोल लेता हूँ कि भैया हॉल वाला जो सवाल था हमारे पास, वो वैसे मैंने बुक का एक लिंक भी शेयर कर दिया हुआ है। सही है, और वो आपको बुक का जो है ना लिंक भी मिल जाएगा। हम बुक खोल लेते हैं अपने पास है। फिर बुक भाई आसान खाना नहीं, ये बुक हमने खोल ली सर हमारी। ये बुक हम कल खोल कर देख रहे थे, और हमने सर इसी बुक बुक के अंदर से सवालात किए थे, और ये वाला सवाल हम कर रहे थे मेरा बच्चा आपके पास। ये वाला सवाल हॉल वाला सवाल हमने कर लिया था, इसी के अंदर से हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब आज हम जो है फिर दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं, और आज हम सवाल करने वाले हैं इसी की उसका दूसरा सवाल हैसल, ताकि जो है जिसके अंदर हमारे पास ये अफेक्टिवली आज हमारा यहाँ से लेक्चर 2 है, हमने ये लिख भी दिया है हैसल वाला सवाल है। और हैसल वाले सवाल के अंदर भी हम मेजर मेजर बातें पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या कह रहा है हमें हैसल वाले सवाल के अंदर भी? ये कह रहा है हमें भैया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट इन स्ट्राइफ है, सन्ड्री एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, लाइबिलिटीज है। और कह रहा है कि Hassel bought 80% of Stripe when the balance on Stripe retained profit was 50,000। 50,000 का जब बैलेंस था तब हमने स्ट्राइफ को खरीद लिया था, और इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है 60,000 की। तो आए सर अब इसके केस में भी हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहला काम पास से होना तो बनानी है सोना, और सोना बनाने के लिए हमें याद है कि जो शेयर कैपिटल रिपोर्टिंग डेट का गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन अगर आप देखें 50,000, हम कहेंगे सर यही शेयर कैपिटल था हमारे पास कब? एक्विजिशन डेट पे भी तो हमने 50-50 दोनों जगह लिख लिया। ठीक है मेरा बच्चा। फिर हमने कहा कि सर रिटेन अर्निंग, एक्विजिशन डेट पे उसने बता दिया कि रिटेन प्रॉफिट कितना था जब स्ट्राइफ ने खरीदा था? 50,000 का, ये आखिरी लाइन में। ठीक है, और आज कितना है हमें नजर आ रहा है 70,000 का है, तो हमने कह दिया 50 और 70 20,000 का डिफरेंस आ गया। ये बन गया हमारी सोना 1,20,000 और 1,00,000। 1,20,000 और 1,00,000 और 20,000 का सर क्या आ गया हमारे पास? डिफरेंस आ गया। फिर हमने कहा सर गुडविल अगला काम करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60,000 है, कैसे पता? सवाल में गिवन है। अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट इन स्ट्राइफ कितनी आ रही है? 60,000। ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, अब नेट एसेट्स टोटल है तो कितने के? 1,00,000 के, लेकिन हमने कितने अक्वायर किए हैं? 80%। तो हमने कहा सर ये जो 1,00,000 के नेट एसेट्स हैं इसके अंदर 20% किसके थे? एनसीआई के थे। तो हमारे अपने कितने थे सर? 80%। तो हमने कह दिया सर 80,000 के तो नेगेटिव गुडविल आ गए, जिसको बार्गेन परचेज गेन भी कहते हैं 20,000 की।
इसकी एंट्रीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। व्हेन देयर इज बार्गेन परचेज गेन इट इज एडेड टू सीआरए, इट इज नॉट प्रेजेंटेड एज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, ठीक है। ये इसका लर्निंग आउटकम है। अब आ जाते हैं सर, अगला काम करते हैं एनसीआई। एनसीआई निकालने के भी कल की क्लास में हमने दो तरीके देखे थे कैसे निकालते हैं। हमने कहा या तो आप टोटल एसेट्स का दे दें जो है 1%, जो कि हमने कहा सर टोटल एसेट्स का 1% कितना है 20%, 1,20,000 का। दूसरी तरफ क्या है वो नहीं दे सकते, तो एक्विजिशन डेट का 1,00,000 का 20% और 20,000 का 20% कितना हो गया 24,000, ठीक है। सीआरई पे आते हैं। पेरेंट रिटेन अर्निंग सवाल में गिवन है हमें कितने की सर, हमने कह दिया 87,500 की। सब्सिडरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये आपको पता है कैसे निकाला, डिफरेंस वाला कॉलम कल की क्लास से ही कनेक्टेड, सही है ना सर। बेसिक से जो बेसिकली डिफरेंस वाले कॉलम का हमने दे दिया 80%, ये आ गया 16,000, नेगेटिव गुडविल आ गई 20,000 की, टोटल आ गया 1,23,500। ये हो गया हमारा टोटल। क्या हम यहाँ तक क्लियर है मेरा बच्चा? 4 वर्किंग हमने एक साथ निपटा दी। अगर क्लियर है तो कह दें सीसी। चलें सर, अगर तो हम क्लियर है तो हम बढ़ जाते हैं कहाँ आगे, कहाँ बढ़ जाते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे सर? आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि हमने कहा 1,23,500 की ये आ गई 4 बार हमारे पास पूरी वर्किंग। फिर हमने क्या किया सर? फिर हमने जो है हमने एक काम और किया, हमने एक काम ये किया कि सर हमने आगे बढ़ते हुए 1,23,500 की जब ये 4 वर्किंग्स आ गई तो हमने कह दिया हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आपको देखें सवाल के अंदर हमें बहुत ही आराम से दिए हुए हैं सन्ड्री एसेट्स, टोटल एसेट 247,500 पेरेंट, 226,600 सब्सिडरी, दोनों को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है ना। तो अगर आप देखेंगे दोनों को हमने प्लस किया तो कितना बना 474,100 गुडविल। गुडविल अभी हमने कह दिया कि सर हमारे पास क्या है जीरो है क्योंकि नेगेटिव गुडविल है। शेयर कैपिटल 1,20,000, सीआरई कितने की आ गई 1,23,500, एनसीआई कितनी है 24,000 और लाइबिलिटीज कितनी आ गई 2,06,600 की लाइबिलिटीज आ गई। तो हमने कह दिया सर हमारे पास हो गया टोटल 474,100। ये हो गया हमारा जो है अपनी बैलेंस शीट हमारी टाई। ये सवाल हमने देख लिया। दूसरा सवाल नेगेटिव गुडविल के साथ, ठीक है सर। पॉजिटिव गुडविल होगी तो क्या करेंगे, नेगेटिव गुडविल होगी तो क्या करेंगे, सही है सर। इस सवाल का लर्निंग आउटकम भी देख लिया। अगर आपको ये वैसे कॉपी करना है या तो मैंने आपको जैसे कहा था मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हैसल वाला सवाल है, हैसल फ्री हो गया, हमने कर लिया है, ठीक है। ये पूरा सवाल का अगर आप ये देखना चाहें और अगर आप बाकी ये चीजें देखना चाहें तो ये रही, ठीक है सर। चलिए जी, अब मैं बढ़ूंगा आगे। और सर आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ करते हुए मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं एक और सवाल। और वो एक और सवाल कौन सा है, आए 4.4 हैंग। ये मैं कहूंगा कि ये हैंग वाला सवाल है, या आप जो है ना क्या कहते हैं, ये आप कर लेंगे कब, होमवर्क के तौर पे। हैंग वाला सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पे ताकि आपने कितनी प्रैक्टिस की है इसका सोल्यूशन ये शो हो गया है आपको। यहाँ पर आपको खुद से करना है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने कितना सही जा रहे नहीं जा रहे, ठीक है ना। ये भी इसी हैंड आउट में, बुक वाले हैंड आउट में भी मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 भी आप होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। हम आएंगे हैश करेंगे, हैश पोटैटो, सही है। अब हैश वाला जो सवाल है, ये सवाल क्यों मैं करवा रहा हूं, ये सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कोई चीज अलग है। क्या है पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2015 हैश स्टैश। इन्वेस्टमेंट इन स्टैश 80% फंड एसेट्स आपके पास 2,07,500, 2,26,000। शेयर कैपिटल हमारे पास आ गया वही 1,20,87,500 और 1,00,000 और 1, सही ना, लाइबिलिटीज वगैरह। हैश परचेज स्टैश ऑन 30 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट आ गई 30 सितंबर, आपको नजर आ रहा होगा कर्सर, 2015 इस दिन खरीदा है। स्टैश रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 वाज 24 मिलियन। रिटेन प्रॉफिट कितना था सर 24 मिलियन। अब याद रखना जो 4.2 था ना उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था कि when the balance on stats retained profit was 50,000। बैलेंस मतलब ये आपको रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे रहा है, जबकि जो 5 है ना हमारा इसके अंदर वो हमें पता है क्या कर रहा है,
ये 5 के अंदर हमें बता रहा है कि इसका रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट इतना ही है। एक आपको रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे रहा है 4.2 में, क्योंकि कह रहा है बैलेंस ऑन रिटेन प्रॉफिट, मतलब रिटेन अर्निंग्स वो इतना था। और एक आपको क्या कह रहा है वो हैसल में, सही है ना। और एक आपको वो इधर कह रहा है कि हैश के अंदर कि आपका जो रिटेन प्रॉफिट है वो इतना था कि फॉर द ईयर प्रिपेयर दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2015। अभी आपको फॉर द ईयर इसने प्रॉफिट क्यों दिया है? इसलिए दिया है ताकि आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग खुद निकालें। पिछले दो सवालों में जो 4.1 हमने किया, 4.2 किया, ओपनिंग रिटेन अर्निंग गिविंग थी। यहाँ पर उसने ओपनिंग रिटेन अर्निंग हमसे निकलवानी है। किससे निकलवानी है? हमसे, मुझसे, आपसे, हमसे निकलवानी है। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम आएंगे सवाल के ऊपर और हमने कहा कंसिडरेशन 1 लाख दिए और रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर, इसको हम कहेंगे रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर। रिटेन आरपी, रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना था, ठीक है ना। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स। हम क्या निकालेंगे सर? ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स। अब इधर आ जाए, ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्या होगी? ये हमने कैसे निकाली, यहाँ इसकी भी वर्किंग समझाता हूं आपको। सर देखें, 70,000 हमारी क्लोजिंग है, साल का प्रॉफिट है 24,000। हमने कब खरीदा इसको? 30 सितंबर को, मतलब देखा जाए तो 9 महीने गुजरने के बाद। तो हमने कहा, सपोज करें, मैं आपको इसका एक और तरीके से, हमने कहा क्लोजिंग, एक आपने वो पढ़ा होगा ना बचपन में अपने FAR 1 के टीचर से, जो भी आपके टीचर होंगे, ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर, डिविडेंड, क्लोजिंग बैलेंस। हम रिटेन अर्निंग का कॉलम चेंजेस इन इक्विटी में ऐसे ही बनाते थे। अब इसने हमें यहाँ पर दे दिया है भैया 70,000, ठीक है ना। हमने कह दिया कि इसने हमें दे दिया है भैया, यहाँ पर कितना दे दिया है? ये 70,000, ठीक है। ये क्लोजिंग डिविडेंड हम यूजुअली इसमें से माइनस करते थे, डिविडेंड है नहीं यहाँ पे, तो हमने कह दिया ये हो गया 0, है ना। फॉर द ईयर प्रॉफिट, फॉर द ईयर प्रॉफिट हमें पता है कितना है? 24,000। ओपनिंग बैलेंस से हम इसकी मदद से पहुंच जाएंगे कि भैया ये दिस 70,000 में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मैं पहुंच गया कहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस। अभी 46,000 का बैलेंस आ गया है मेरे पास 1 जनवरी 2015 का। अब मुझे चाहिए कब? 30 सितंबर का बैलेंस। तो हमने कहा बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास 1 जनवरी का जो बैलेंस है वो है 46,000 और हमने कह दिया प्रॉफिट कितना आ गया? 24,000 डिवाइडेड बाई 12, 9 महीने का प्रॉफिट ऐड कर दूंगा इसमें, तो मेरे पास 30 सितंबर का आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 30 सितंबर का बैलेंस, जो कि मेरी रिटेन अर्निंग है। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट तरीके से किया। व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट तरीका? सर डायरेक्ट तरीके से मतलब ये है, मुराद ये है, माने ये है कि भैया यहाँ पर हमने कर दिया इसको, अगर तो तुम गौर से देखो कि हमने कहा 70,000 माइनस 3/12, 70,000 माइनस 24 × 3/12, तो बात तो यही बना 64,000, और फिर एक 20, एक 14, 6,000। अब आ जाते हैं सर इस सवाल के अंदर, और क्या मस्ती है। हमने 80% एक्वायर्ड किया, देखो बता रहे थे 1 लाख में, है ना। और हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 80% है, नेट एसेट 1,14,000 के, तो अगर तुम देखो तो 80% ऑफ दिस बन गया 91,200। 8,800 की आ गई गुडविल, ऐसा ही है। फिर आ जाते हैं सर NCI, टोटल नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट के, कितने के हैं जरा जल्दी से मुझे बताओ? 24,000। कितने के हैं? 24,000, ठीक है। टोटल नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट के, ये कैसे निकाल? और NCI हमने कहा, NCI कैसे निकाली? हमने कहा 1,20,000 के, उसका हमने 20% दे दिया कि अगर हम पूरे ऐड करेंगे तो 1,20 पूरे हमारे नहीं है, वो कितने के हमारे? इसके 80%। फिर हमने कह दिया कि सर ये कितने का है? पेरेंट रिटेन अर्निंग 87,500 सवाल में गिवन है, अगर तुम गौर से देखो। लाइबिलिटीज भी सवाल में गिवन है, 1,00,000 प्लस 1,06,000, सॉरी पहले हम उसके ऊपर बाद में आते, तो हमने कह दिया पोस्ट, बड़ा तुम्हें समझ में आ गया होगा, 6,000 का हमने 80% दिया, जैसे हम हर सवाल में करते, तो 92,300। ये हो गई हमारी चारों वर्किंग। तुम देख रहे हो किसी भी सवाल में जाओ, ये 4 वर्किंग्स जो है ना सर, मुझे पास करवानी है, मेरे काम आ रही है, ठीक है। ये हमारी सोना वाली वर्किंग हो गई, और ये तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में बना दी अलग वर्किंग।
सही है, ये 4 वर्किंग्स मैंने बना दी। सवाल बेसिक, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने FAR2 सोना वाले मेथड से नहीं पढ़ा, FAR2 प्राइवेट टाइप हो गया, ताकि वो थोड़ी सी देर में ही कंसोलिडेशन के बेसिक रिवाइज कर लें। ठीक है, अब हम आ गए आगे बैलेंस शीट की तरफ। सन्ड्री एसिड 2,07,500 प्लस 2,26,600 सवाल में गिवन है, देख लो। फिर क्या किया मैंने सर, दूसरा काम जो मैंने किया वो ये किया, मैंने कहा कि सर मेरे पास आ गई गुड वाली विल 8,800 की, ये मैंने निकाली हुई है अगर तुम गौर से देखो। फिर मैं आया शेयर कैपिटल 1,20,000, फिर मैं आया, मैंने कहा CRE वो कितनी आ गई 92,300, फिर मैं आ गया, मैंने कहा NCI कितने आया 24,000, फिर मैंने कहा लाइबिलिटीज कितनी आई 1,00,000 प्लस 1,06,600। ठीक है, तो हमारे पास सर टोटल कितना हो गया 442,900, कितना हो गया 442,900 टोटल हो गया हमारे पास। 2,06,600 में से 442,900 हो गया हमारा। ठीक है, बैलेंस शीट हो गई हमारी टाइप, और ये था। अब इसकी एंट्रीज अगर हम देख लें, हमने आपकी के लिए बनाने की, पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट सब्सिडी ने कोई एंट्री नहीं बनाई। कंसोलिडेशन में जब हम आए तो हमने कहा जरा हम ये एक एंट्री कंसोलिडेटेड बुक्स में बना देते हैं। सही है, अब बेसिकली अब तक हम जिसको नेट एसेट डेबिट करते थे, तो मैंने कहा आ जाए मैं आपको उसको भी सही कहानी उसकी बता दूं कि जो एंट्री कल की क्लास में मैंने आपको बताई थी वो समझाने के लिए तो आसान थी कि नेट एसेट्स डेबिट, लेकिन एक्चुअल में हम एंट्री ये बना रहे होते हैं कंसोलिडेशन में। ठीक है, ये वाली अब याद रखना। शेयर कैपिटल जो सब्सिडी के थे वो हमने डेबिट कर दिया एक्विजिशन डेट पे, 50,000 का शेयर कैपिटल, और हमने रिटेन अर्निंग ऊपर निकाली 64,000 की। ठीक है, हम इन दोनों की जगह चाहें तो नेट एसेट भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन वो समझाने के लिए सही था। कल अगर तुम्हें ये बात बताता ना तो तुम लोग थोड़े से परेशान होते, तो मैंने कहा देखो अब समझो, हम पेरेंट सब्सिडी के तमाम एसेट और लाइबिलिटीज को करने जा रहे हैं अपने पास ऐड, तो नेट एसेट को तो हम ऐड कर रहे हैं, हम सब्सिडी के इक्विटी अकाउंट्स नहीं लेते थे, जो तुम्हें मैंने बताया था कि हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते कि हम उसको उड़ा देते हैं कंसोलिडेशन में से। हम सब्सिडी का शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग में दोनों को हमने खत्म किया। इन्वेस्टमेंट हमने क्रेडिट कर दी पूरे 1,00,000 से, जो हमारी थी गुडविल आ गई 8,800 से, और जो एक्विजिशन डेट में, याद रखना, जो एक्विजिशन डेट में जो 1,14,000 बन रहे थे इन दोनों का टोटल, उसका जो NCI का शेयर होता है हम उसको क्रेडिट वो कर देते हैं, उससे इसको क्रेडिट कर देते हैं। सही है। तो कंसोलिडेटेड बुक्स में एक्चुअल में ये एंट्री बनती है। क्या डिफरेंस है? जो कल हमने नेट एसेट को डेबिट किया था, गुडविल और इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि कल की क्लास में आपके लिए बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फौरन रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो मैंने आसानी के लिए, सहायता के लिए कल नहीं बताया। आज जब आप ये सवाल पे आ गए, सही है ना, तो हम आ गए, तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी की। दिस इज द एंट्री दैट विल बी मेड, इन्वेस्टमेंट विल बी रिमूव्ड एंड दैट इज नॉट शोन इन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। Subsidiaries share capital will be removed since that is not shown in consolidated accounts. NCI is shown in consolidated accounts, therefore it will be credited and the balancing figure will be goodwill. अगर तुमसे पेपर में आ जाए ना कंसोलिडेशन की एंट्री बनाओ गुडविल की, तो ये एंट्री सही है। जो कल तक हमने पढ़ी वो एक शॉर्ट फॉर्म है, समझाने के लिए तो अच्छी है, वैसे इतनी अच्छी नहीं है। सही है, चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ते हुए हम क्या करने वाले हैं, तो हमने कहा था आज अब हम मजीद 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 कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना। हम इसके कुछ मजीद कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसको हम लेक्चर 2 का इनाम देंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, हम कोशिश करेंगे, सही है ना, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बेसिक एडजस्टमेंट जो आपने बचपन में पढ़ी हुई है ना, उनको हम आपको समझा दें और रिकॉल करवा दें, क्योंकि अभी पहली 2 क्लासों में सीए फाइनल के पर्सपेक्टिव से हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। पुराना कंसोलिडेशन आपको क्विकली रिकॉल करा रहे हैं कि 1.5-2 घंटे में आपने पुराना कंसोलिडेशन रिकॉल करके बिल्कुल क्लास कर लिया, फिर आप बढ़ जाएंगे आगे। Unrealized profit on the inventory remaining in possession of subsidiary at the period end will be reversed from both inventory as well as consolidated return earning. ये पहली एग्जांपल हमने की है। अगर पेरेंट सब्सिडी को गुड्स बेचता है, अब देखिए मैंने आपको कल बताया था, यूनिलीवर ने किसको खरीदा? फतेह अली केमिकल्स को। क्यों खरीदा?
इसलिए खरीदा यूनिलीवर ने फतेह अली केमिकल्स को भाई, के यूनिलीवर ने कहा फतेह अली केमिकल्स को खरीदते हुए कि भैया हमारा सप्लायर है, खरीद लो। कल कल आपको आंखें बताएगा, आंखें दिखाएगा हमें, बोलेगा सर्फ में अपना लॉन्च कर रहा हूँ, तुम्हें दूंगा तो इतने में दूंगा, तो हमारे लिए मसला है। तो यूनिलीवर ने उसको खरीद लिया। अब जब खरीद लिया तो फतेह अली केमिकल्स मुसलसल यूनिलीवर को गुड्स बेच रहा है। तो अब बेच रहा है तो कुछ ईयर एंड आया और ईयर एंड पे कुछ बुक्स अनसोल्ड रह गए। इसकी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो घर में ना आपस में तुम्हारी और तुम्हारे भाई बहन की कोई भी ट्रांजेक्शन हो, आप घर में पागलों की तरह लड़ो, अम्मी, और अगर आप लड़की हैं तो खास तौर पे, सही है, लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब लड़का हो तो भी अम्मी करेंगी, सही है ना। अब तुम लड़ते हो, तुम्हारे भाई बहन आपस में बहुत 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 कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और फुप्पो के सामने अम्मी बच्चों को लेकर आती है, मम्मी को पता है बच्चों की शादी की बातें, खवातीन के मामले में माँ बाप रिश्ते के केस में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो आप घर में कैसे भी हो, कितना भी लड़ते हो, अम्मी क्या बोलेगी, मेरी बेटी तो अल्लाह मियाँ की गाय है, मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, इन भाई बहनों में, इन भाइयों में बहुत बनती है। तो क्या होता है, बाहर वालों के आप अलग पिक्चर दिखाते हो, है ना, घर वालों की अलग पिक्चर होती है। एक और एग्जाम्पल समझो, दो भाई हैं, फंटर और बंटर। फंटर ने बंटर को गुड्स बेचे, गुड्स क्या बोले, गाड़ी बेच दी, 8 लाख की गाड़ी खरीदी, 10 लाख में बेच दी फंटर ने बंटर को। अब बंटर शरीफ है बेचारा, बंटर से वो गाड़ी आगे बिकी नहीं रही है। खरीदी बंटर ने भी बेचने के लिए थी, 8 लाख की 10 में ली थी, उसने कहा था 11 में बेच लूंगा, उससे 9 में नहीं खरीद ला कोई। अब अब्बा को एक बात पता चली तो अब्बा फंटर को क्या बोलेंगे, फंटर को बोलेंगे बेटा तूने जो बंटर को चूना लगाया ना, अपने भाई को 2 लाख रखे, तो भाई तू कम से कम उससे गाड़ी वापस नहीं ले रहा तो प्रॉफिट तो उसका वापस दे दे, तो तूने उससे 2 लाख कमाए वो तो वापस दे दे, ताकि तेरे भाई के पास मतलब उसको कुछ फायदा हो जाए या फ्यूचर में कभी फायदा हो जाए, बेचारा अपने यूज के लिए। तो प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं भाई से। अब भाई यही कहेंगे, किस गाड़ी पे कहेंगे, जो कि अनसोल्ड हो। तो यही होता है कि सब्सिडी ने पेरेंट को या पेरेंट ने सब्सिडी को गुड्स बेचे, उसके ऊपर जो ईयर एंड पे प्रॉफिट रहता है ना, वो ग्रुप कहता है कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हलाल नहीं है, बोलता है आपस में कैसा प्रॉफिट। हाँ लेकिन अब कहानी सुनो, फंटर ने बंटर को 8 लाख की गाड़ी बेच दी 10 लाख में। अब बंटर भी फंटर था, फंटर ने बंटर को बेची, बंटर भी फंटर था। बंटर ने क्या किया सर, बंटर ने वही गाड़ी आगे, बंटर ने वही गाड़ी आगे बेच दी कारपेंटर को 12 लाख में, ठीक है। अब क्या होगा, जो गाड़ी 8 की 10 में गई थी वो 10 की कहाँ चली गई, 12 में। अब अब्बा को ये बात पता चली, अब्बा कहेंगे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। अब अब्बा कुछ भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट सीखा, पेरेंट ने सब्सिडी को गुड्स बेचे, अनसोल्ड है तो मसला है कंसोलिडेशन में। अगर सोल्ड हो गए, सब्सिडी ने बेच दिया कि तो कोई मसला नहीं है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं तो कहने सीसी। चलिए सर, गुड है, बढ़िया हो गया। बाद में इसको देखते हैं। पेरेंट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू सब्सिडी फॉर 60,000, मेक एंट्रीज इन ऑल बुक्स अंडर फॉलोइंग। ऑल मतलब पेरेंट, सब्सिडी और कंसोलिडेट। इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड, inventory is sold at year end for 70 और 50% of inventory is sold at year end for 35। आ जाए पहला केस, इन्वेंट्री इज अनसोल्ड एट ईयर एंड, इन्वेंट्री अनसोल्ड बची है ईयर एंड पे, है ना। हमने कहा सर क्या करूंगा, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से, 60,000। बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से, 60,000। सिंपल ना, पेरेंट ने, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, सब्सिडी के पास से इन्वेंट्री बिकी नहीं, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 60,000। अब मसला क्या है सर, मसला ये है, दिक्कत ये है, परेशानी ये है। क्या परेशानी है भैया, आपस में प्रॉफिट कमा लिया, 60 में बेचा 50 का, तो ये 10,000 का प्रॉफिट हमने कमा लिया आपस में, ऐसा ही है। अब इससे है परेशानी, इससे है दिक्कत। तो कंसोलिडेशन में आया, हमने कहा इस वक्त दो मसाइल हो गए, एक तो आपस में प्रॉफिट कमा लिया, और वो इन्वेंट्री जो एक्चुअल में 50 की निकली थी बुक से पेरेंट की, वो सब्सिडी की बुक्स में कितने की हो गई, 60 की। तो इन्वेंट्री भी ओवर स्टेटेड है ना। प्रॉफिट भी 10,000 से रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री भी ओवर स्टेटेड है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे CRE डेबिट
तो इन्वेंट्री क्रेडिट, सीआरई डेबिट तो इन्वेंट्री क्रेडिट। और हम क्या करेंगे सर, CRE and inventory will be reduced because the inventory is still in possession of subsidiary. Therefore, sorry बेटा तबीयत आज थोड़ी सी खराब है। Inventory and profits are overstated due to unrealized profits। सही है ना, दोनों ओवरस्टेटेड, हमने इसको सही कर दिया। तो अब आप लोग चाहें, वैसे तो आप लोग मुझे पता है इसको कॉपी नहीं करेंगे, चाहें तो इन तीनों को कॉपी भी कर सकते हैं पहले केस को। पूरी उम्मीद तुम लोग कॉपी नहीं करोगे, काम चोरी के आलम मोहब्बत की तरह अगर ये एक्सेल दे रही है तो हमें मसला क्या है ना। अब आ जाए केस 2, इन्वेंट्री सोल्ड एट ईयर एंड, बिक गई, स्टैंडर्ड कहता है बल्ले बल्ले। बैंक डेबिट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री हमने का कोई कोई परेशानी नहीं है ना भाई, जो चीज बिक गई वो बिक गई, जिंदगी गुलजार है। फिर क्या हुआ, इन्वेंट्री बैंक इसने ले ली। अब देखो इसने 70,000 में बेच दिया आगे, है ना, तो बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, अच्छा अब ये 70,000 नहीं होगा भाई, ये गलती कर दी, ये 60,000 होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री सिंपल, पेरेंट ने सब्सिडी को 50 की चीज 60 में बेची, उसने 60 की चीज 70 में बेच दी। कंसोलिडेशन में कोई एंट्री नहीं, क्योंकि कोई बुक्स में इन्वेंट्री नहीं पड़ी जो ओवर स्टेटेड हो। सो आसान, कितना आसान। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री पार्शली सोल्ड एट ईयर एंड, इन्वेंट्री आधी बेच दी, पेरेंट की बुक्स में वही एंट्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चेंज ही नहीं। सब्सिडी की बुक्स में क्या होगा, सब्सिडी ने कहा इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट, आधी जो बेच दी है बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, और फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, है ना सर, 30,000 और 30,000। फिर आगे बढ़ते हैं कंसोलिडेशन में। अब क्या होगा, आ जाओ सर, देखें अब ये जरा समझना, कंसोलिडेशन में आधी इन्वेंट्री बिक गई, आधी रहती है, टोटल इसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था, 10,000। जब आधी बेच दी तो आधे का प्रॉफिट रियलाइज हो गया, है ना, तो 50% रियलाइज हो गया, तो बचा कितना, 5,000, है ना। अब हमने क्या किया, हमने कहा जो आधी इन्वेंट्री थी ना, जिसका 10,000 का प्रॉफिट, हमने कहा वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो हमने कैसे निकाला, हमने कह दिया 50% ऑफ, क्योंकि अब हमारे पास 60,000 की इन्वेंट्री नहीं बची, अब हमारे पास 30,000 की इन्वेंट्री बची है, क्योंकि 30,000 की तो हम देखो बेच चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री हमने ये कार्रवाई कर ली, है ना। तो जो 30,000 की बची है इन्वेंटरी, उसमें से अब क्या करेंगे, प्रॉफिट हटा देंगे। तो 30,000 के ऊपर आप चाहें तो लगा दें कि भैया अपना हमने कितने % प्रॉफिट कमाया था। भाई देखा जाए 50 के ऊपर अगर हम 60,000 कर लें तो हम कॉस्ट प्लस 20% पे बेच रहे हैं, तो अगर आप 30,000 के ऊपर भी करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 120 तो भी 5,000 बनेगा। और हमने दूसरे तरीके से कर लिया, हमने कौन सा तरीका लिया भाई, हमने किया ये वाला तरीका, ठीक है। 50% ऑफ टोटल प्रॉफिट 5,000 5,000। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, क्या हम यहां तक क्लियर हैं, पक्की बात है। तो चले सर हम बढ़ते हैं आगे। The unrealized profit on the remaining 50% left in subsidiaries possession will be eliminated from both the profits and the inventory balance। ये सर हमने कर लिया सवाल, सो आसान। अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको छोटा करके भी दे सकता हूँ, अगर तो तुम्हें कॉपी करनी, जो कि मुझे पता है तुम्हें नहीं करनी, है ना। यहाँ पर तुम लोग पॉज करके भी देख सकते हो, है ना। अब सर बिल्कुल उल्टी कहानी हो जाएगी, जिसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा है, तो अब हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बुक्स में वही एंट्रीज होंगी, उल्टी हो जाएंगी, और हम सोना डेबिट कर देंगे और सब्सिडी रिटेन या सब्सिडी रिटेनिंग डेबिट कर देंगे सीआरई की जगह। और जो पेरेंट की एंट्री थी वो सब्सिडी की, जो सब्सिडी की थी वो पेरेंट की बन जाएंगी। सेम सवाल है ना। ये भी तुम लोगों को मैंने दे दिया है कि तुम लोग चाहो तो कर लेना, मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में, क्योंकि सारी चीजें तुम FAR2 लेवल पे कर चुके हो। मैं खाली इसको एक बेसिक समझा रहा हूँ उस अजीम हस्ती के लिए जो काफी टाइम बाद FAR2 पढ़ना शुरू किया है, ठीक है। इन्वेंट्री इज पार्शली सोल्ड एट ईयर एंड, बिल्कुल सारी वही चीजें, सिर्फ पेरेंट की सब्सिडी बन गई, सब्सिडी की एंट्रीज पेरेंट की बन गई, और हमने कह दिया क्या हो जाएगा सर, अच्छा यहाँ पर भी भन मार दिया हेडिंग में, हो जाती है गलती, है ना। ये हो जाएगा सब
सब्सिडियरी, ये हो जाएगा पेरेंट, ये भी हो जाएगा सब्सिडियरी, और ये हो गया पेरेंट, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गए हमारे पास एंटरीज। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? हाँ जी, चलिए सर, अगर हम यहां तक क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं, हमने ये यूआरपी ऑन इन्वेंट्री वाली ट्रांजैक्शन पढ़ ली, फिर हम आ जाते हैं इंट्रा कंपनी रिसीवेबल इन पेएबल्स वाली बात पढ़ते आ जाए। आ जाए, हमने कह दिया सर इंटर कंपनी रिसीवेबल्स इन पेएबल्स आर नॉट शोन इन कंसोलिडेटेड एफएस। किसी भी किस्म का रिसीवेबल और पेएबल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। Therefore, any sort of intercompany receivable, whether it is current account, अच्छा कभी कभी होता क्या है, पेरेंट और सब्सिडी एक दूसरे के रिसीवेबल पेबल को नॉर्मल रिसीवेबल पेबल से अलग करने के लिए करंट अकाउंट की सूरत में शो करने लगते हैं। ठीक है भैया, कि हम इसको शो करेंगे करंट अकाउंट की सूरत में। ठीक है, डिविडेंड रिसीवेबल, नॉर्मल ट्रेड एक्सेट्रा एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड। कोई भी हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड तो आपस का रिसीवेबल पेबल एलिमिनेट हो जाता है, कैश इन ट्रांजिट। एट द डिफरेंस इन इंटर कंपनी रिसीवेबल एंड पेबल इन कैश, सही है ना। बैंक एलिमिनेट इंटर कंपनी रिसीवेबल्स एंड पेबल्स इन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। अब हम क्या करेंगे सर, हम एक सवाल कर लेंगे, और हमने कहा उस सवाल की मदद से हम क्या करेंगे सर, उस सवाल की मदद से हम एक काम कर रहे होंगे कि हम उस सवाल की मदद से, उस सवाल की मदद से हम क्या कर रहे होंगे, हम बेसिक की चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, हमारे के जो बेसिक के कुछ पॉइंट्स थे हम और कर रहे होंगे। बस मुझे एक चीज़ देखने की, मैं देख लूँ कि आज की क्लास में हम कितना कवर करवा पाएंगे आप, क्योंकि हम जाहिर सी बात है, बस हेलो वाला सवाल मैं आपको नहीं करवाऊंगा अभी, हेलो वाली चीज़ हम बड़े होके देख लेंगे थोड़ा। हाँ, तो हेलो वाला सवाल मैं आपको कवर नहीं कराऊंगा बेसिक्स में, सही है। और हम जो है ये कर लेंगे, ये दो चीज़ें कर लेंगे। बल्कि एक काम करते हैं सर, हम एक काम ये करते हैं, हमने इन्वेंट्री वाली ट्रांजैक्शन देख ली, ये भी देख ली, और हम ये हैरी वाला सवाल जो है इसको क्विकली देख लेते हैं, और इसके बाद हम क्लास को ऑफ कर दें, ताकि कल की क्लास में हम एक और सवाल देख करके हम बढ़ जाए आगे। ये हैरी वाला सवाल भी बुक के अंदर आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, मैं कल की क्लास में आपके ऊपर आपको ज़्यादा हैवी ना हो जाए, आज की क्लास के वैसे इतनी हैवी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ चले हम ये जो हमने एडजस्टमेंट्स की बेसिक्स पढ़ ली ना, बाकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और ये सारी चीज़ें जो है ना, हम हेल वाला सवाल करके इसके साथ हम जो है ना फेयर वैल्यू वाली भी करके इसके हम बेसिक्स को ख़त्म कर देंगे, ताकि फिर हम इसके प्रॉपर FAFR वाले सवाल पे आ जाए। ठीक है ना, और हाँ हार्ड कर लेंगे, और ये करके हम इसको कल इसको हम वो कर देंगे। अभी FFR का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे उसके बाद वाली अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है सर, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस के दो सवाल किए, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमने फेयर वैल्यू एडजस्ट, हमने इंट्राग्रुप यूआरबी वाली एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लिया। अब जो मजीद दो सवाल हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, 2 से 3 सवाल, और फिर हम इसके साथ ही इसके कॉन्सेप्ट को हम ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। क्विकली आ जाते हैं सर आज की क्लास के भी हमेशा की तरह हमारे स्टोरी टाइम पे। तो आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे मैं बात करूंगा कि ज़िंदगी में शुरू में हमेशा कहता हूँ कि एक मेंटोर बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड का हो, कुछ भी हो, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। अच्छा सर, मेंटोर का काम क्या होगा? मेंटोर का काम होगा कि मेंटोर आपको सही गलत की तमीज़ दे। सही गलत की तमीज़ का मतलब क्या है कि सर मेंटोर ना वो आपको
और 2 तरह के मेंटर होने चाहिए, और एक ही मेंटर दोनों भी कर सकते हैं या अलग-अलग। एक पर्सनल लाइफ़ का, एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का मेंटर। पर्सनल लाइफ़ का मेंटर होना, वो आपकी पर्सनैलिटी को समझता हो, जज़्बात होते हैं, शायर कहता है, फ़ुतूर होता है हर उम्र में जुदा-जुदा, खिलौने इश्क, पैसे और खुदा-खुदा। ये आपका पर्सनल लाइफ़ का मेंटर होता है। और जो आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का मेंटर होता है, वो आपको जो आपको फ़ुतूर देगा ना कि इश्क की कैद में, मैं पर्सनल लाइफ़ वाले पे ज़रा और बात कर लेता हूँ। जो पर्सनल लाइफ़ वाला आपका मेंटर होगा, वो आपको बताएगा अभी आपकी इश्क की एज चल रही है, तो आपके अंदर ये जज़्बात आएँगे। अभी आपकी पैसे कमाने वाली एज चल रही है, सीए वाले बच्चे का इश्क का पीरियड थोड़ा होता है, पैसे वाला पीरियड जल्दी आ जाता है उसका, है ना? तो इस वक़्त आपके दिमाग में ये ख़्याल आएँगे कि ये शॉर्टकट भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ, सीए के साथ-साथ में आर्टिकल के साथ फ्रीलांसिंग शुरू कर दूँ। ये सारे मस्तियाँ आपके दिमाग में आएँगी। उस टाइम पे अपने जज़्बात पे कंट्रोल रखना है। और फिर आपका जो दूसरा मेंटर होगा, वो आपको गाइड करेगा कि भाई, पहली जॉब जो है, उसमें ये-ये बातों का ख़्याल रखना। फर्म में चले गए हो, तो फर्म में ये-ये चीज़ों का ख़्याल रखना। ये 2 मेंटर होते हैं। कभी-कभी एक ही इंसान में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो अपना मेंटर ढूँढें, क्योंकि जो मेंटर होता है ना, वो आपको बहुत ऊपर तक ले, मेरी ज़िंदगी में मेंटर का बड़ा काम है। मैं किसी ज़माने में फुल टाइम टीचिंग का सोच रहा था। मुझे मेरे मेंटोर्स ने रोका। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी में भेजा था, और मैं आज उस डिसीज़न की पे खुश हूँ। क्योंकि सर, फुल टाइम टीचिंग का स्कोप सीए में नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका अपना इंस्टीट्यूट हो। सही है? तो ये मेंटोर के मशवरे, मुझे मेरे मेंटोर ने कहा, "तू फुल टाइम टीचिंग में जाएगा ना, तो तू देखना 4, 5, 6, 8, 10 साल बाद तेरी तबीयत खराब होगी।" जब तबीयत खराब होती है, जब एज बढ़ती है, सही है ना? तो फिर आप टीचिंग में वो एनर्जी नहीं ला सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने कहा, "यार, आप फुल टाइम टीचिंग में आओगे ना, तो आपके पास एग्ज़ाम्पल्स खत्म हो जाएँगी प्रैक्टिकल। फिर आप टीचिंग को ही देख रहे होगे। रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, जो सिनेरियोज़ आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहोगे, प्रैक्टिस करोगे अपनी, तो आपके दिमाग में रियल लाइफ़ सिनेरियोज़ आएँगे। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर पे सीए फाइनल टीचिंग में बड़ी हेल्प करती है रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़ैर, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।